नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इंडो जीएस क्लासेस में। आज हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। खास करके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आपके जितने भी तथ्य होते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उनमें जो भी प्रश्न आते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, इन सभी को मैं इस वीडियो में खत्म करा दूंगा। मतलब आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जिसके लिए आपको किसी अदर सोर्स पर जाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो न्यायपालिका आपके उस एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इसलिए आप इस क्लास को लास्ट तक देखें। इस क्लास में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के गठन से लेकर न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया, साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार हैं, क्षेत्राधिकार हैं, शक्तियां हैं, उन सभी के बारे में बताया गया है। साथ ही यहाँ पर जनहित याचिका, ये सभी टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो चलिए अपने इस टॉपिक को समझते हैं। न्यायपालिका, ज्यूडिशरी, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, समाज में व्यक्ति होते हैं, कई सारे समूह होते हैं, ठीक है। सरकार होती है, जो आपने जैसे कि देखा हो, केंद्र सरकार हुआ, राज्य सरकार हुई अपने यहाँ पर। इन सभी के बीच में विवाद होना सामान्य बात है। अब जब विवाद होगा तो विवाद के लिए समाधान होना आवश्यक है, उसका न्याय होना चाहिए विवाद के लिए। तो अब इन समाधानों के लिए एक स्वतंत्र संस्था होना भी बहुत जरूरी है। अब विवादों का समाधान कौन करेगा? तो विवादों के समाधान के लिए न्यायपालिका होती है, ज्यूडिशरी। ओके, तो इंडिया में भी न्यायपालिका है। जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट, आपके हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय जिले के लेवल पर होते हैं, ये सभी हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका की यही भूमिका होती है कि विधि के शासन और विधि की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। ब्रिटिश काल में न्यायपालिका का विकास। इंग्लैंड के राजा द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है 1774 में। अब ये 1774 में जो सर्वोच्च न्यायालय की कलकत्ता में स्थापना की गई थी, इसके बारे में आप सभी को पता है, मुझे इतना तो पता है, ठीक है। तो हमने यहाँ ज़्यादा बैकग्राउंड में नहीं गए, कैसे न्यायपालिका का विकास हुआ, हमने ब्रिटिश काल से डायरेक्टली उठाया है और यहीं से लगभग एग्जाम में आता है। और जो चीज़ें आपके एग्जाम के रिलेवेंट हों वही पढ़ना चाहिए, ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना चाहिए। अब ये जो 1774 में ये जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बना था, इसके पहले न्यायाधीश थे एलिजाह इम्पे। कई जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा एलिजाह, ओके, एलिजाह इम्पे। तो एलिजा इम्पे इसके पहले न्यायाधीश थे और इन्होंने जो है, जो ये सर्वोच्च न्यायालय है, इसने कलकत्ता में एक मेयर कोर्ट था उसका स्थान लिया था। लेकिन ये सर्वोच्च अदालत नहीं थी इंडिया की, इससे भी ऊपर एक अपील करने के लिए प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी लंदन में, ये थी, ठीक है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, ये डायरेक्टली ऑप्शन में आता है प्रश्नों के पीसीएस लेवल के, कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों, हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट का भी कुछ एक तथ्य आ गया। तो इस तरीके से हाई कोर्ट के भी कई सारे आपके तथ्य इसमें क्लियर हो जाएंगे। बहरहाल मैं आपको हाई कोर्ट के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो ये ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1937 में, ठीक है। 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसने सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा है उससे पहले 1937 से लेकर 1950 तक कार्य किया था। अब हम उच्चतम न्यायालय को समझ लेते हैं। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ये कहाँ पर है? दिल्ली में है, जिसके बारे में आप खबरों में पढ़ते ही रहते होंगे। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 28 जनवरी 1950 को हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी पहली बैठक होती है। मतलब हमारे जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को, उसके 2 दिन बाद इसकी पहली बैठक होती है। इसी दिन इसका उद्घाटन होता है। सर्वोच्च न्यायालय जो था वो शुरू में पुराने संसद भवन में इसने काम करना स्टार्ट किया था, लेकिन 1958 में से तिलक मार्ग, नई दिल्ली स्थित वर्तमान भवन जो इसका है, वहां पर इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसकी बात करें तो हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया हमारे भारतीय उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ओके। मुख्य न्यायाधीश को आप सीजेआई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में भाग 5 में, कौन सा भाग है? भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है भाग 5 में, ठीक है। भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं। भाग 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं।
भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है। यह भारत का शीर्ष न्यायालय है। अब शीर्ष न्यायालय क्यों है? क्योंकि आप जब देखिए कोई भी घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो हम न्याय के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचते हैं। ठीक है, जिला न्यायालय में पहुंचे, जिला न्यायालय के हम अगर निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई ऐसी संस्था नहीं है जो हमें न्याय दे सके। तो भारत में न्याय देने के लिए जो शीर्ष संस्था है, सबसे ऊंचा स्थान रखने वाली है, वो है आपकी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, किसी मामले का निर्णय करने वाला अंतिम प्राधिकारी है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 33 न्यायाधीश इसमें होते हैं और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश समेत यहाँ पर टोटल जो आपके होंगे 34 इसमें जजेस होते हैं। अब समझते हैं भारत में न्यायपालिका की संरचना। तो भारत में न्यायपालिका की जो संरचना है एक तरह से पिरामिड की तरह है। अब पिरामिड की तरह देखिए आप, इसमें सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, इसको अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके जो डिसीजंस होते हैं, इसके जो फैसले होते हैं, भारत के अन्य जितने भी न्यायालय हैं इसके नीचे, इन सभी पर लागू होते हैं और इसके निर्णय संपूर्ण भारत में, मतलब इसका जो निर्णय होगा वो संपूर्ण भारत में लागू होगा। वहीं हम बात करें हाई कोर्ट की, जिन्हें आप उच्च न्यायालय कहते हैं, तो राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले जितने भी मामले हैं उनकी सुनवाई करते हैं ये। और ये न्यायिक दृष्टि से तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से हाई कोर्ट अपने आप में स्वतंत्र हैं। मैंने कहा था ना आपसे, हाई कोर्ट के भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे इसमें। ठीक है, बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इससे नीचे भी एक होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होते हैं और तहसील पर भी होते हैं कई सारे। इनमें छोटे या हल्के मामले आते हैं, जैसे कि भूमि संबंधी विवाद हुआ, सामान्य मारपीट या झगड़े जैसे विवाद हुए, ये आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। और जो बड़े मामले होते हैं, जैसे कि हत्या हुआ, रेप हुआ, मर्डर हुआ, ये सभी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई के लिए जाते हैं। अब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं हाई कोर्ट के नियंत्रण में कार्य करते हैं और ये प्रशासनिक और न्यायिक दोनों दृष्टि से हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सभी समझ लिया। अब इसकी संरचना कैसी थी? पिरामिड की तरह है। भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। एकीकृत न्यायिक प्रणाली का मतलब ये होता है कि राज्य सरकार भी कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। आपको ये चीज़ें तो पता होंगी। अब दोनों के कानून अलग अलग हैं अपने अपने। ठीक है, तो इन कानूनों के लिए कोई अलग से न्यायपालिका नहीं है। अब कहोगे आप राज्य के लिए, राज्य के कानून के लिए अलग न्यायपालिका हो और केंद्र के कानून के लिए अलग हो, ऐसा नहीं है। दोनों के कानून के लिए एक ही न्यायपालिका है, मतलब राज्य और केंद्र दोनों के कानून लागू होते हैं वहाँ पर। ठीक है, जबकि अमेरिका में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में द्वैध प्रणाली है न्याय के संबंध में। सर्वोच्च न्यायालय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के व्याख्याकार के रूप में कार्य करता है। कई बार आपने देखा होगा कि संविधान की व्याख्या, जो कई सारे अनुच्छेद होते हैं उनकी व्याख्या में परिवर्तन होता रहता है, और ये कौन करता है? हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। यह संविधान की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था है। सर्वोच्च न्यायालय के जो डिसीजन होते हैं वो सभी निचले न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। भारतीय न्यायपालिका लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में भी कार्य करती है। जैसे कि आपने देखा होगा आर्टिकल 32 के तहत हम अपने अधिकारों के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। आपने मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल में उसका वीडियो भी पढ़े हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, इसमें हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो अनुच्छेद 124(2) इसके अंतर्गत प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनसे परामर्श के बाद की जाएगी। किस किस से? सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में जो मुख्य न्यायालय हैं उनके कुछ न्यायाधीश होते हैं, उनके परामर्श के बाद की जाएगी। उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होते हैं उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें आप CJI भी कहते हैं, CJI के पद पर नियुक्त करने की परंपरा है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनको CJI के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये परंपरा चली आई है इंडिया में। साथ ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है। अब कॉलेजियम प्रणाली क्या है? तो देखिए, ये नामों की सिफारिश करते हैं कि किस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाना है।
तो इसमें आपके होते हैं CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं जो ये डिसीजन करते हैं कि किस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाना है। ठीक है, मतलब ये नामों की सिफारिश करते हैं। अब कैसे बनते हैं वो आगे प्रक्रिया समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी एक सीट पर, मतलब एक सीट खाली है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के लिए, या खाली होने वाली भविष्य में, तब इस पर किसी व्यक्ति को, किसी न्यायाधीश को नियुक्त करना है, तो कॉलेजियम कुछ नामों का चयन करेगा। कॉलेजियम में कौन कौन है? कॉलेजियम में आपके CJI हों और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये तय करेंगे नाम को। ठीक है, कुछ नाम चयन करेंगे। अब उनमें से भी एक नाम ये चयन कर लेंगे, ठीक है, कि इसको बनाना है, सबकी सहमति बन जाएगी इसमें। अब ये जो एक नाम है ये लोग भेज देंगे केंद्रीय कानून मंत्रालय के पास। ठीक है, केंद्रीय कानून मंत्रालय इस पर चाहे तो पुनर्विचार के लिए इन्हें वापस कर सकता है, कह सकता है कि इस नाम पर आप फिर से विचार कर लीजिए। अगर कॉलेजियम उन नामों को फिर से वही नाम भेज देता है तो फिर इनको नियुक्ति के लिए आगे भेजना पड़ेगा राष्ट्रपति के पास। अब केंद्रीय कानून मंत्रालय के बाद ये पहुंच जाते हैं राष्ट्रपति के पास, ये नाम पहुंच जाता है। राष्ट्रपति उस नाम को मंजूरी दे देते हैं, और मंजूरी के बाद जो न्यायाधीश के रूप में जिसको नामित किया गया है वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा, और शपथ के बाद वो एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया समझ ली, जिसमें हमने देखा कॉलेजियम में CJI होते हैं, 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, वो नाम का चयन करेंगे, और नाम चयन करने के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय के पास जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद शपथ किसके समक्ष लेगा? जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा और न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने प्रक्रिया समझ ली। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, 2014 में 99 में संविधान संशोधन द्वारा इसको बनाया गया था। एक आयोग बनाया गया जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, जिसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए यह आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। लेकिन हुआ क्या कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015 में ये वाद आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। किसको? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को। ये कहा ये संविधान के खिलाफ है, और फिर से पुरानी व्यवस्था कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया गया था। ठीक है, और अभी भी यही प्रणाली चल रही है, क्योंकि इसमें यह था कि राष्ट्रपति जो भी नियुक्ति करेंगे उसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श की इतनी आवश्यकता नहीं होगी, ये अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा न्यायाधीशों की नियुक्ति में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था 2015 में। ठीक है, तो अभी पुरानी व्यवस्था ही लागू है यहाँ पर, कॉलेजियम प्रणाली। न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? तो वो भारत का नागरिक हो, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो, और किसी हाई कोर्ट या विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो, और राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो ये हमने क्वालिफिकेशन देख ली। वर्ष 2018 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रतिमाह 1 लाख से बढ़ाकर 2,80,000 कर दिया गया था, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 90,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए पर मंथ कर दिया गया था। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन कितना है और पहले कितना था, इसको मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वित्तीय आपातकाल के समय जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन में कटौती की जा सकती है, अन्यथा उनकी कटौती नहीं की जाएगी। न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए 65 वर्ष की उम्र तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, वहीं बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में ये एज है 62 वर्ष। ठीक है, 62 वर्ष तक वो रह सकते हैं। अब ये त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, और त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को देंगे। न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो गए, अगर उनको हटाना है तो हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? तो अनुच्छेद 124(4) में कहा गया है कि महाभियोग द्वारा इसको न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। अगर मैंने राष्ट्रपति बोल दिया बीच में तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए भी महाभियोग की प्रक्रिया ही होती है। अब न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो महाभियोग लाया जाएगा उसके केवल 2 आधार होंगे। एक है सिद्ध कदाचार, ठीक है, दूसरा है असमर्थता। ये केवल 2 आधार हैं, इन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है। प्रूवन मिसकंडक्ट, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि न्यायाधीश ने रिश्वत लेकर किसी और के फेवर में अपना डिसीजन दे दिया, ठीक है, या फिर कुछ अन्य कदाचार, रिश्वत लेना, या बहुत सारे होते हैं। ठीक है, असमर्थता,
इनकैपेसिटी, इसमें क्या है कि वो कुछ मेंटली डिस्टर्ब हैं या फिर उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए डिसीजंस गड़बड़ हो रहे हैं, तो इस आधार पर उनको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और पद से हटाने की प्रक्रिया जो होगी वो आपकी किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, शुरू की जा सकती है किसी भी सदन से। ठीक है, अगर आप लोकसभा से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद ही सदन में ये प्रस्ताव पेश होगा कि हम इस न्यायाधीश को हटाना चाहते हैं। दूसरा, राज्यसभा में अगर पेश करेंगे तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर लेने पड़ेंगे, उसके बाद वो पेश होगा प्रस्ताव। ठीक है, अब जब प्रस्ताव पेश हो जाएगा किसी भी सदन में मान लीजिए, उसके बाद जो उसके अध्यक्ष या सभापति होंगे वो 3 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे और समिति द्वारा जांच में उन्हें कदाचार का दोषी पाया जाता है या शारीरिक रूप से असमर्थ पाया जाता है तो उनको क्या होगा, हटा दिया जाएगा। कैसे हटाया जाएगा? दोनों सदन से प्रस्ताव पारित किया जाएगा विशेष बहुमत से। अब देखिए यहाँ पर न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल है। ठीक है, इनको विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है और विशेष बहुमत भी दोनों सदनों से होना चाहिए। दोनों सदनों में विशेष बहुमत होगा और विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद ही हम इसको राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेंगे, उसके बाद न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाएगा। अब हम सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और उसके क्षेत्राधिकार क्या क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जिसमें आपका मौलिक या आरंभिक क्षेत्राधिकार जो कि अनुच्छेद 131, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी अधिकारिता, ये सभी हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला है मौलिक या आरंभिक क्षेत्राधिकार, जिसको हम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहते हैं अनुच्छेद 131 के तहत। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है संघीय ढांचे से संबंधित किसी भी विवाद में अपनी निर्णायक भूमिका निभाता है। संघीय ढांचे से जुड़े हुए विवाद कौन से हैं? तो देखिए, संघ और एक तरफ संघ है, दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य हैं, इन सभी के बीच में कुछ विवाद हो, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो, एक तरफ संघ हो दूसरी तरफ राज्य हो, साथ ही कोई अन्य राज्य भी हो। ठीक है, तो ये सभी क्या है, संघ से जुड़े हुए विवाद हैं। मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से मामले नहीं आते हैं? वो हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद, वित्त आयोग से संबंधित विवाद और केंद्र व राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति के विवाद, केंद्र व राज्यों के बीच कुछ खर्चों व पेंशनों के समझौते से संबंधित विवाद, केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की क्षतिपूर्ति का विवाद। ये विवाद जो है मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। देखिए, ये जो है ये आपके पीसीएस या यूपीएससी लेवल के जो प्रीलिम्स पेपर आते हैं उनके लिए इंपोर्टेंट है। अपीली क्षेत्राधिकार, इसमें क्या है, देश में सर्वोच्च अपीली अदालत है, कौन? सुप्रीम कोर्ट, और सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है और ये अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, 134, 136 में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता स्पष्ट की गई है। सैन्य न्यायालयों के निर्णयों की बात करें, अब देखिए ये जो अपीली क्षेत्राधिकार है वो सैन्य न्यायालय जो होते हैं जिसमें आपका कोर्ट मार्शल वगैरह होता है, उसके डिसीजन की जो अपील होगी वो यहाँ पर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता, अनुच्छेद 143, ठीक है, इस अनुच्छेद को भी याद रखना आप। अनुच्छेद 143, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि कोई विधि या तथ्य से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न है या उठने की संभावना है जो कि एक सार्वजनिक महत्व का है, इस पर क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत किसी सार्वजनिक महत्व के मामले पर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय देने से मना भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा मामला हो जैसे कि पूर्व संवैधानिक संधि हो, कोई समझौता हो या फिर संविदा से संबंधित कोई भी मामला हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य है, मना नहीं कर सकता। अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 129, अभिलेख न्यायालय के रूप में हाई कोर्ट भी होते हैं। ठीक है, उन्हें हम अगली क्लास में जानेंगे। यहाँ पर 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी उसके निर्णय होते हैं, जो उसकी कार्रवाइयाँ होती हैं, वो सभी लिखित रूप में होती हैं और जिन्हें हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाता है और भविष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष इन्हें विधिक संदर्भों में प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना पर दंड करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। अवमानना की स्थिति में दंड देने का अधिकार हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों को भी है। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, विधायिका जो भी नीतियां बनाता है, ठीक है,
या कार्यपालिका जो भी आदेश जारी करता है, जो नियम जारी किए जाते हैं, अगर वो संविधान के प्रावधानों के विपरीत हों तो न्यायपालिका क्या करेगी, उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है। कई सारे आपने कानून देखे होंगे, उन सभी को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये है आपका जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना है। न्यायिक पुनर्विलोकन होता है लेकिन संविधान में कहीं भी इसका कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन यहाँ पर शक्ति कहाँ से मिलती है, फिर आपके जो माइंड में एक सवाल आएगा। तो देखिए, शक्ति ये वाली निकलती है आपकी न्यायालय के पास अनुच्छेद 13, 32, 131, ये सभी जो प्रावधान हैं इनसे आपको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति देखने को मिल जाएगी। रिट अधिकारिता, रिट ज्यूरिडिक्शन, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32, जिसे आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न रिट जारी कर सकता है इस अनुच्छेद के तहत, जिसमें आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, निषेध है, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट, ये सभी आप मौलिक अधिकार वाली क्लास में अच्छे से समझ पाएंगे और मैंने इस पर वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 142 को। अनुच्छेद 142 को लेकर सरकार और हमारी जो न्यायपालिका है उसके बीच में कई बार तनाव देखने को मिलते हैं आपको। अनुच्छेद 142 में है क्या ऐसा? तो देखिए, इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी इस शक्ति से कुछ ऐसी डिक्री या आदेश पारित कर सकता है जो पूर्ण न्याय के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो, और जो भी ये पारित करेंगे ये आदेश सुप्रीम कोर्ट इसके तहत, वो संपूर्ण भारत में वैसे ही लागू होगा जैसे कि संसद के अन्य कानून लागू होते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो होता है कई बार सरकार के कार्य जो होते हैं उनको खुद करने लगता है, विधायी भूमिका निभाने लगता है, ठीक है। मतलब न्याय निर्णय से परे जो भी कार्य होते हैं उनमें भी ये जो न्यायपालिका है वो कार्य करने लगती है। इसका उदाहरण देखें तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को स्थानांतरित करने के लिए ऑर्डर दिए थे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव 2024, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ये लेटेस्ट उदाहरण है। तो इसमें वहाँ पर ये हुआ कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस थी उसके कैंडिडेट जीत रहे थे, लेकिन 8 वोट जो थे इन प्रत्याशियों के वो अवैध करार दे दिए और वहाँ पर बीजेपी को जिता दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत है, चुनावी पारदर्शिता के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा गलत है, और इसको जो इन्होंने 8 वोट जो अमान्य करार दिए थे उनको फिर से वैध मान लिया गया और वहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो मेंबर थे वो जीत गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार ने अनुच्छेद 142 का यूज़ किया था। अब देखिए यहाँ पर अन्य शक्तियाँ क्या हैं। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्राप्त है इसको। मतलब आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले जो डिसीजन दे रखे हैं उनको भी अपने आगामी डिसीजन में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये आपकी शक्ति मिलती है अनुच्छेद 137 के तहत। राष्ट्रपति के निवेदन पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की जांच कर सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उन सभी का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। उच्च न्यायालय में कोई मामला लंबित है उसको अपने पास मंगा सकता है सुप्रीम कोर्ट। मामले को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर भी कर सकता है। न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका। न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं? इसे कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म, और इसे आप कहोगे PIL भी कहा जाता है, ठीक है। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है कौन? न्यायिक सक्रियता। इसके अंतर्गत न्यायपालिका ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करती है जो कार्यपालिका और विधायिका से जुड़े हुए होते हैं। इसका विकास सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था और भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति PN भगवती, ठीक है, और न्यायमूर्ति O चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति DA देसाई ने रखी थी। न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है? वो है आपकी जनहित याचिका। अब जनहित याचिका क्या है? तो भारतीय कानून में PIL का मतलब जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना है, और ये जो PIL है वो पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं न्यायालय, जैसे आप कहते हैं स्वतः संज्ञान ले लेता है कभी कभार न्यायालय, स्वतः संज्ञान द्वारा या कोई अन्य व्यक्ति इसको दायर कर सकता है। PIL केवल एक व्यक्ति के लिए दायर करोगे नहीं होगी, ये पूरे समुदाय के लिए, समाज के लिए, या कोई बहुत सारे लोग हैं उनके अधिकारों की बात हो तभी दायर की जा सकती है, ठीक है। और ये कोई भी दायर कर सकता है, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे कोई NGO हो,
चाहे कोई अन्य व्यक्ति, ठीक है, जिसको ये लगता है कि किसी समाज का, किसी समुदाय का, उसके जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, तो हम PIL दाखिल कर सकते हैं। इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है और PIL जो है वो रिट याचिका से अलग है। रिट याचिका का मतलब क्या है कि यहाँ अगर हमारे अधिकारों का कोई हनन हो रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत अधिकारों के हनन होने पर हम PIL नहीं डाल सकते। जब तक इसमें बहुत सारा समूह शामिल नहीं होगा तब तक PIL को दाखिल नहीं किया जा सकता। तो ये आम जनता के लाभ के लिए दायर की जाती है। इस प्रकार हमने जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी तथ्य थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं। कुछ पॉइंट अगर छूट भी गए हों तो मुझे कमेंट में बता दें या फिर मुझे अलग से बता दें। मैं आगे कोशिश करूंगा कि अपनी अगली वीडियो में जो भी पॉइंट बचेंगे वो आपको उच्च न्यायालय वाले टॉपिक में कवर करा दूंगा, मैं इस टॉपिक से संबंधित, ठीक है। तो उच्च न्यायालय वाली वीडियो मैं अगले दिन ही अपलोड कर दूंगा, जहां जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस की जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जहां जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।